हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। यूनिवर्सिटीज में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता है उसके अंदर 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम्स में आते हैं। उनमें से पहला चैप्टर है लिवरेज एनालिसिस, सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फोर्थ चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिफ्थ चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट और सिक्स्थ चैप्टर है हमारा अगर ब्रेक इवन एनालिसिस। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में आता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में कॉर्पोरेट फाइनेंस के सब्जेक्ट में आता है, कुछ में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से आता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से समझा, कॉपी पे नोट डाउन किया, प्रैक्टिस की, तो आपको 100% इसका क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और आप इसको अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करता है कि मेरी रिस्क कितनी है और मेरा रिटर्न कितना है। हर व्यक्ति चाहता है कि रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम ये कंपेयर करते हैं कि अगर हम अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अगर हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट या इक्विटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपेयर करते हैं कि हमें कहां पर मैक्सिमम रिटर्न होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि जब भी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिनिमम रिटर्न कितना होगा कि पर्टिकुलर उस इन्वेस्टमेंट पर हमको गेन अचीव हो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी जो भी पैसा हम लगाते हैं, जैसे कुछ लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उनको रिटर्न मिलता है 8%, 7%, 6.5%। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे उनको 8%, 7% इन्वेस्टमेंट मिलता है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वहां पर उनको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब भी यही होता है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी नीड टू अर्न इन्वेस्टमेंट टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर एंड लेंडर। यानी हम कहीं पर अगर पैसा लगा रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे अकॉर्डिंग हमें मिनिमम रिटर्न मिल रहा है तो वो इन्वेस्टर बहुत सेटिस्फाई रहता है कि आज हमने अगर इधर पैसा लगाया तो हमको इतने % रिटर्न मिलेगा। यानी 100 रुपए लगाने पर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 8% या 10% रिटर्न आना चाहिए। आप सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड का जब ऐड आता है या लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत लंबा या बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न 15 से 25% के बीच में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं तो हमारा रिटर्न 6% से लेके 10% के बीच में रहता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी नीड टू अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। यानी जो अपने इन्वेस्टमेंट पे हम कमाते हैं एंड टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर और लेंडर, और जो हमारे इन्वेस्टर या लेंडर को सेटिस्फाई करते हैं। इट्स essentially the cost of money of a company uses to finance its operation and growth। क्योंकि देखो, जो भी कंपनी कहीं पे भी पैसा हम इन्वेस्टर कहीं पे भी हम पैसा लगाते तो हम ये सोचते हैं कि हमारी ग्रोथ होना चाहिए, हम वहां से ज्यादा रिटर्न कमाएं और उससे हम ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करें। इट्स इज अ क्रूशियल मैट्रिक ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन making and helping businesses determine if an investment is worthwhile। यानी पर्टिकुलर कहीं पे भी पैसा लगाओ, अगर वो हमारे लिए वर्थफुल है
तो हर व्यक्ति चाहता है कि वहां पर हम पैसा ज्यादा से ज्यादा लगा के रिटर्न को गेन करें। आज के करंट सिनेरियो में लोग ज्यादातर पैसा या तो रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, या गोल्ड परचेज कर रहे हैं, या सिल्वर परचेज कर रहे हैं, या गोल्ड ईटीएफ के बॉन्ड्स आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कम समय में ज्यादा रिटर्न मिले, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो पूंजी तुमने बिजनेस में लगाई उससे तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न मिले। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड overall cost of funding and make informed decisions about how to structure their capital, यानी आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। आजकल कोई भी व्यक्ति जब पैसा लगाता है तो पर्टिकुलर किसी न किसी एडवाइजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करता है, या उनसे इंफॉर्मेशन लेता है कि साहब मुझे यहाँ पैसा लगाना है तो मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मोटा सा सीधा सा सिंपल सा हिसाब है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जहां भी पैसा लगाओ वहां पर आपको रिटर्न मिलेगा। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 4 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जिसको हम डिवेंचर्स, बॉन्ड या टर्म लोन भी बोलते हैं। ये चैप्टर 4 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम शॉर्ट में केडी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, के फॉर होता है कॉस्ट, डी फॉर होता है डेब्ट, यानी पहला टर्म हमेशा याद रखना कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जिसको बोलते हैं केडी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेकंड कंपोनेंट है केई। कुछ लोग पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में लगाते हैं तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। थर्ड होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केपीटी, यानी अगर ये टी लग गया तो इसका मतलब ये हमारा कैलकुलेशन आफ्टर टैक्स है। तो बहुत सारे लोग ऐसे पैसा लगाते हैं, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो या तो डेब्ट मार्केट में पैसा लगाते हैं, डिवेंचर्स में लगाते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर में लगाते हैं, और कुछ लोग अपना पैसा रिजर्व करके चलते हैं कि कभी कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो वो पैसा हमको काम आ सके, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो याद रखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 4 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला होता है केडी, फिर केई, फिर केपीटी, फिर केआर। केडी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट या डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, टर्म लोन, इन सब के लिए हमें केडी वर्ड यूज करना है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए केई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर केपीटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग केआर। यानी अगर हम बात करें 4 हिस्से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिवाइड होते हैं। अगला बात हम करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न्स। इस चैप्टर को मैंने 3 पैटर्न्स में डिवाइड किया है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर ये वाला पार्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम शॉर्ट में WACC भी बोलते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे तैयार करके जाना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। किसी यूनिवर्सिटी में 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, किसी में 12 मार्क का क्वेश्चन आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर पहला पैटर्न सिखाएंगे फॉर्मूले बेस्ड, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें केवल आपको फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर फाइंड आउट करना है। और थर्ड होता है कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पर हम लोग डेब्ट और इक्विटी का मिक्स पढ़ेंगे। तो याद रखना इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला होता है फॉर्मूले बेस्ड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा होता है कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 3 पैटर्न में ये चैप्टर डिवाइड है। तो अगर हम बात करेंगे पहला टर्म जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, आज मैं आपको फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। पहला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जिसको बोलते हैं केडी। केडी वर्ड अगर लिखा हुआ आता है तो ये समझना हमेशा ये बिफोर टैक्स होता है। केडी का मतलब ही होता है बिफोर टैक्स। अब कहां कहां पे केडी वर्ड यूज होता है? जहां पे लिखा रहता है डिवेंचर्स, टर्म लोन और बॉन्ड, वहां पर केडी वर्ड यूज किया जाता है। इसके अंदर ज्यादातर हमें डिवेंचर्स पे फोकस करना है। देखो डिवेंचर 8 टाइप्स के होते हैं।
लेकिन हमको अगर यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो दो तरीके के डिवेंचर होते हैं, एक का नाम होता है इररिडीमेबल और एक का नाम होता है रिडीमेबल। तो हम पहला डिवेंचर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमेशा ध्यान रखना, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। इररिडीमेबल डिवेंचर, इसको पहचानने का तरीका ये होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट गिवन। इसमें कभी भी नंबर ऑफ ईयर नहीं दिए जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट का या डिवेंचर का, अगर उसमें नंबर ऑफ ईयर नहीं दिए हैं तो समझ जाना क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है KD इक्वल टू I अपॉन NP इंटू 100। कुछ लोग KD को KI भी बोलते हैं। I लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि डिवेंचर पर, लोन पर, डेब्ट पर, टर्म लोन पर, इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो I का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट, या जिसको हम लोग कूपन अमाउंट भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, I का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, छोटा फॉर्मूला I अपॉन NP इंटू 100। I का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट या कूपन अमाउंट, और NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड यानी पर्टिकुलर वो डिवेंचर या पर्टिकुलर वो लोन या बॉन्ड आपको कितने में पड़ेगा, उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो याद रखो, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डिवेंचर इररिडीमेबल है कि रिडीमेबल। इररिडीमेबल डिवेंचर को पहचानने का तरीका है, उसमें नंबर ऑफ ईयर कभी भी गिवन नहीं रहेंगे। तो फॉर्मूला छोटा वाला लगाना है, KD इक्वल टू I अपॉन NP इंटू 100। I का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट, जिसको हम कूपन अमाउंट भी बोलते हैं, और N मतलब होता है नेट प्रोसीड। अब अगर नेट प्रोसीड वर्ड आया तो उसके अंदर 3 केस आ सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिवेंचर फेस वैल्यू पे इश्यू करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं। डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड सप्लाई बराबर है तो वो अगर 10 रुपए का डिवेंचर है तो 10 रुपए में ही मार्केट में मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो ज्यादा में मिलेगा। और अगर मान के चलो कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो वो डिस्काउंट पे मिलेगा। तो नेट प्रोसीड के 3 केस होते हैं। तो पहला केस हमें याद रखना है, केस नंबर 1। नेट प्रोसीड का एक फॉर्मूला याद करना है आपको, पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये पहला केस होता है, या इसको मैं बहुत ध्यान से एक बार फिर लिख देता हूं, केस नंबर 1। तो केसेस रिलेटेड टू नेट प्रोसीड। तो पहला केस हमको याद रखना है, केस नंबर 1, when debentures have been issued at par value। अगर आप डिवेंचर को पार वैल्यू पे इशू करते हैं तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये पहला फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है कि नेट प्रोसीड का फॉर्मूला लगेगा पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब भी कोई नया डिवेंचर
या नई चीज मार्केट में कंपनी इशू करती है तो तीन तरीके के खर्चे करती है। पहला ब्रोकरेज, दूसरा अंडरराइटिंग कमीशन और तीसरा प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। ये हमको फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है। तो पहला केस हमको याद रखना है कि अगर डिवेंचर फेस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, पार वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है नेट प्रोसीड का पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 2, when debentures have been issued at डिस्काउंट, अगर हम डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर मार्केट में डिवेंचर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो फिर हम कौन सा केस लगाएंगे? केस नंबर 3, when debenture have been issued at प्रीमियम वैल्यू, तो फिर फॉर्मूला लगेगा नेट प्रोसीड इक्वल टू पार वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये फॉर्मूला हमको लगाना है। तो याद रखना कि जब भी नेट प्रोसीड का पॉइंट आएगा ये तीन केस हमको याद रखने हैं। पहला केस याद रखना पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। पार वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर 10 रुपए की चीज 8 रुपए में अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट वैल्यू। तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला है पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन अगर 10 रुपए की चीज 12 रुपए में आपको मार्केट में मिलती है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम वैल्यू। तो पार वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट तीन तरीके की होती है, वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं। फ्लोटेशन कॉस्ट, पहला होता है ब्रोकरेज, सेकंड होता है अंडर राइटिंग कमीशन, और थर्ड होता है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। ये तीन तरीके के खर्चे होते हैं जो कि कंपनी वन टाइम करती है, वन टाइम। इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर ये डायरेक्ट हमें गिवन है 5% तो हम फेस वैल्यू पर कैलकुलेट कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको पहला डिवेंचर बताया, इररिडीमेबल डिवेंचर, यानी अगर नंबर ऑफ ईयर गिवन नहीं हो तो हमें ये सिंपल वाला फॉर्मूला लिखना है केडी इक्वल टू आई अपॉन एनपी इंटू 100। लेकिन दूसरे तरीके के डिवेंचर्स होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स रिडीमेबल डिवेंचर्स रिडीमेबल डिवेंचर्स में हमेशा नंबर ऑफ ईयर इज गिवन, हमेशा आपको नंबर ऑफ ईयर दिए रहेंगे। ये बात ध्यान रखना।
अगर नंबर ऑफ ईयर दिए हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, के डी बराबर आई प्लस एफ सी अपॉन एन, एन पी प्लस आर बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। इतना फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला रहेगा। इंटरेस्ट प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर अपॉन नेट प्रोसीड प्लस रिडम्पशन वैल्यू अपॉन 2। इसमें बस एक चीज आपको अटैच करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा जो आपको ध्यान देना है। ये बड़ा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब नंबर ऑफ ईयर दिए हो। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही याद रखना है, आई मतलब इंटरेस्ट रेट प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, एनपी प्लस आरबी अपॉन 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला तब लगेगा जैसे डीआई, डीआई मतलब होता है इशू ऑन डिस्काउंट। अगर आप कोई चीज डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट में बोला जाएगा डीआई, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा प्लस। लेकिन अगर कोई कंपनी प्रीमियम पे कोई चीज इशू करती है तो बड़े फॉर्मूले में ये पीआई माइनस होगा, इशू ऑन प्रीमियम। इसको बड़े फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस करना है। अब मान के चलो लोग रिडम्पशन करते हैं। रिडम्पशन माने क्या होता है कि जैसे मैंने सपोज कोई मार्कर पेन 10 रुपए में किसी कंपनी से खरीदा और कुछ समय बाद वही मार्कर पेन उस कंपनी को रिटर्न कर दिया, तो या तो हम फेस वैल्यू पे रिटर्न करेंगे या वो हमें पैसे काट कर देगा जिसको बोलते हैं डिस्काउंट पे रिडम्पशन, या हमें पैसे बढ़ा कर देगा तो जिसको बोलते हैं प्रीमियम पे रिडम्पशन। अगर आपने डिस्काउंट पे रिडम्पशन किया तो उसको बोलते हैं डीआर, रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट। तो ये होगा माइनस। और अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। तो ये 4 कंडीशन याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े फॉर्मूले में लगती हैं। डीआई मतलब इशू ऑन डिस्काउंट, पीआई मतलब इशू ऑन प्रीमियम, डीआर मतलब रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट और पीआर मतलब रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। ये तभी लगेंगे चारों चीजें जब रिडीमेबल डिबेंचर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये मैंने आपको आज पहला पॉइंट समझाया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब याद रखना कॉस्ट ऑफ डेब्ट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अगर टैक्स लगाएगी तो फॉर्मूला बनेगा केडीटी, जिसको बोलते हैं आफ्टर टैक्स, केडी 1 माइनस टैक्स रेट। ये फॉर्मूला हमें लगाना है क्योंकि ये जो हम केडी कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा बिफोर टैक्स कैलकुलेट रहता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब कल मैं आपको सेकंड लेक्चर में 3 फॉर्मूले और एक्सप्लेन करूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो आज मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितने पैटर्न्स पढ़ने हैं, और उसमें 4 हिस्सों में एक हिस्सा मैंने आपको समझाया कॉस्ट ऑफ डेब्ट। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। सारी चीजें निकुंज ट्यूटोरियल ऐप आप डाउनलोड करके लेक्चर वाइज मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं। और इसकी ऑफलाइन बैचेस भी भंवर कुआं पर चल रही हैं जो आप मॉर्निंग इवनिंग की बैचेस अटेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।